आंखों में एक हैरानी लिए मैं अपनी दीदी की बात सुन रही थी। मुझे इस वक्त वह सच्चाई पता चल रही थी जिसकी वजह से वह सारे गांव में बदनाम हो चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरी मम्मी पापा मर चुके थे और मैंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन के घर गुजारा था। मेरी दीदी और जीजू दोनों ही काले थे और इसी तरह उनके सब बच्चे भी सांवले रंग के थे। लेकिन फिर सबसे आखिर में उनकी एक बेटी हुई जो अपने बहन भाइयों से बहुत अलग थी। वो सफेद रंग की गुड़िया लगती थी जो इस पूरे खानदान से अलग थी। सब गांव वाले ने बहुत मजाक भी उड़ाया था कि शायद मेरी दीदी और जीजू गांव की बड़ी हवेली से लाई है या वो मंदिर से किसी की बच्ची उठा लाई है। मेरी दीदी और जीजू ने सारी जिंदगी किसी की बात पर उसे जवाब नहीं दिया था और हमेशा कहा था कि यह हमारी ही बेटी है, मगर उन्होंने अपने बाकी बच्चों से अलग इस बच्ची को लाड़ प्यार से पाला था। इसके कपड़े भी बाकी बच्चों से अच्छे होते। मेरी बहन इससे घर के काम भी उस तरह नहीं करवाती थी जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी दीदी इसका इतना ख्याल रखती है। वो बच्ची अगर मिट्टी में भी खेलती तो मेरी बहन उसे फौरन गोद में उठा लेती और सारा दिन ना उतारती। मेरी दीदी अक्सर अपनी बच्ची को लेकर मैं भी जाती रहती जबकि वहाँ बाकी बच्चों को आने की इजाजत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वह बच्ची भी बड़ी होती गई और मैं शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने एक बहुत ही अनोखी सी चीज देखी कि मेरी दीदी बिना किसी वजह के रो रही थी जैसे उसका अपना कोई मर गया है। मैंने 1000 बार पूछा मगर वो कुछ भी नहीं बताई। उसका रोना मेरे दिमाग में कई सवाल बन गया था। इसी दौरान मैंने एक और चीज देखी। मेरी दीदी अब अपनी बेटी से काफी खींची खींची रहने लगी थी। कुछ वक्त और गुजर गया था और एक दिन गांव में शोर मच गया। मुझे पता चला कि मेरी बहन की बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव थू थू कर रहा था। सब कह रहे थे कि जिस बच्ची को नाच से पाला वही आज मुंह काला करके भाग गई। मैं ये बात सुनकर दौड़ी दौड़ी अपनी दीदी के घर गई थी जहां वो बहुत ज्यादा रो रही थी और जिया को याद कर रही थी। जीजू रमेश भी शर्मिंदा से सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन मैंने एक शक सी चीज देखी थी। मेरी दीदी और जीजा दोनों के ही रंग उड़े हुए थे, जैसे कोई अजीब सी बात हो और वो उसे छुपाना चाह रहे हो। दोनों आंखों आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे और इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। उसी दिन रात को पूछने का इरादा करके सारा दिन बस लोगों को आता जाता देखती रही। फिर शाम के साए ढलने लगे और जैसे ही मैं उससे पूछने गई तो मेरा पति मुझे लेने आ गया। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे अस्पताल लेकर जाना था। तब मैं वहां से आ गई। 1-2 दिन में आकर पहुंचूंगी, मगर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि अगले ही दिन मेरी सास इस दुनिया से चली गई और हम उनकी काम पूरा करने में लग गए। कुछ अपनी माँ जैसी सास का जाना था और बाकी मेरे कंधे पर पड़ने वाली उनकी जिम्मेदारियां ऐसी थी कि ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल गायब हो गई और मैं कुछ भी ना पूछ सकी। मेरी दीदी इन दिनों कुछ परेशान थी और मेरे जीजा भी अब काफी खामोश रहने लगे थे और अक्सर कहीं ना कहीं रात के वक्त होते ही दोनों निकल जाते। एक बार फिर मेरे शक ने अंगड़ाई ली थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी दीदी कुछ गलत कर रही है या शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा शक भी बढ़ गया था और फिर एक दिन जिया वापस आ गई, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर हम सब दंग रह गए। ये तो हमारे गांव की बड़ी हवेली के छोटे मालिक थे जिन पर उस गांव की सब लड़कियां मरती थी। उन्हें देखकर इस गांव की अंधी लड़कियां रुक जाई करती थी। खूबसूरत और लंबा सफेद रंग सा वो कई दिलों की धड़कन था। लेकिन एक बात हम सबको हैरान कर रही थी कि आखिर इस तरह भागकर ही शादी क्यों की गई। वो जितने बड़े घर से था, वो लोग एक बार किसी से भी पूछते तो वो अपनी बेटी फौरन देता। दीदी जिया को छोटे मालिक के साथ देखकर जैसे अपना माथा पीटती और चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। हाय जिया, तूने क्या किया? तुझे सारे दुनिया में यही मिला था क्या? दीदी जिया को पहले देखकर थोड़ी सुकून सी हुई थी। अब छोटे मालिक को देखकर उसकी हालत संभालने में नहीं आ रही थी और इसी तरह रोते रोते जमीन पर गिरी। उसके गिरते ही जिया आगे आई और दीदी को थामना चाहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। सारा गांव आंखें फाड़े यह मंजर देख रहा था कि देखो नेहा की हिम्मत, खुद सारी जिंदगी जिस हवेली का नमक खाया, अब वही बेटी की शादी होने पर रो रही है। रमेश के कहने पर जिया रोते रोते घर से चली गई। उसकी आंखों में कई आंसू थे जिन पर एक
लम्हे को मेरा भी दिल पसीज गया था। लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी दीदी की हालत का ख्याल आया। दीदी काफी देर से होश में नहीं थी। शाम के साया ढल रहे थे। दीदी ने आंखें खोली और पहला सवाल किया कि जिया कहाँ है। अब की बारी जवाब रमेश ने दिया था। उन्होंने बताया कि वह जिया को घर से निकाल चुके हैं, जिस पर दीदी ने शिकवा की निगाहों से भाई को देखा और फिर रोने लगी और बार बार यही कहे जा रही थी, हमसे पाप हो गया जिया के पापा, हम लोग कुछ ना कर सके, हमसे पाप हो गया, बल्कि हम बहुत बड़ा पाप कर बैठे। ऐसे ही बातें करते करते दीदी फिर से बेहोश हो गई और मेरा दिमाग वही अटका था कि आखिर मेरी दीदी से ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिस पर वह इस तरह से रो रही है। मैं इस रात अपने पति से इजाजत लेकर वहीं रह गई ताकि अपनी दीदी से सारी हकीकत जान सकूं, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि दीदी सबसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। गांव वाले काफी देर तक दीदी का हालचाल पूछते रहे और अक्सर ने यही कहा था कि इतना बड़ा घर है लड़की का, तुझे तो किस्मत होना चाहिए कि ऐसा दामाद मिल रहा है। सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है और तुम हो कि नाशुक्री कर रही हो। लोगों की इस तरह की बातें सुनकर दीदी फिर से रोने लगती और अपने सर पर हाथ मारती। इस वजह से मैंने उसके बाद किसी को भी घर आने नहीं दिया। जो आता मैं यही कहती कि दीदी सो रही है और खुद दीदी के पास बैठती है, अपने बचपन की और पापा मम्मी की बातें किया करती। हम दोनों बहनों ने सारा दिन काफी बातें की। मैंने दीदी के पास बैठकर खाना बनाया। रात हुई तो दीदी सबसे पहले लेट गई और मैं उसे सोता देखती रही। रात का न जाने कौन सा वक्त था जब मैंने देखा कि दीदी अपनी चारपाई से उठ रही है, तो मैं भी आंखें बंद कर ली। मैं बस यही देखना चाहती थी कि वह क्या करती है। दीदी ने जब यकीन कर लिया कि मैं सो गई हूँ तो वो कमरे में मौजूद संदूक के पास बैठी और अपने पल्लू के साथ लगी बानी से उसे खोला। मुझे एकदम याद आया कि दीदी ने कभी इस संदूक को खोलने नहीं दिया था। मैं अब उठकर बैठ गई थी, लेकिन दीदी का ध्यान अब मुझ पर से हट चुका था। वह दूसरी तरफ से मुंह किए संदूक से कुछ चीजें निकाल रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि दीदी संदूक में अपना जेवर रखती है, इसलिए नहीं खोलती है, और आज मुझे यह भी जानने का शौक हुआ था, इसलिए मैं अब तक खामोश थी। दीदी ने एक एक कर के चीजें निकालना शुरू की थी और मैं वे चीजें देखकर हैरान रह गई। सबसे पहले वो कुछ कपड़े थे जो बहुत ही छोटे से बच्चे के थे। उसके बाद कपड़ों का साइज बड़ा होता गया। वो सब लड़कियों के कपड़े थे। उसके बाद दीदी ने खिलौने निकालने शुरू किए। कुछ प्लास्टिक के तो कुछ मिट्टी के थे। उसके बाद तस्वीरों की बारी आई। एक एक करके वहाँ काफी तस्वीरें हो गई थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला था तो उनमें कुछ कपड़े जिया के थे जो बचपन से अब तक वो पहनती आई थी, और कुछ खिलौने भी। लेकिन बाकी के कपड़े की खिलौने तो मैंने उसके पास कभी नहीं देखे। उसके बाद दीदी ने तस्वीरें देखनी शुरू की तो मैं शुरू पर जो तस्वीरें थी वह भी जिया की थी, लेकिन उसके बाद उसमें एक और बात खुला। मैं इतनी दूर नहीं बैठी थी कि वह शक्लें न देख सकूं, लेकिन फिर भी वो दूसरा वजूद जो किसी बच्चे का था मेरी पहचान में नहीं आया, लेकिन उसकी शक्ल मेरी दीदी और भाई रमेश से बहुत मिल रही थी। उसका रंग भी वैसा ही सांवला सा था जैसे दीदी के बाकी बच्चों का था। दीदी ने अपना दुपट्टा जमीन पर अपने आगे बिछाया और उस पर एक एक करके सारा सामान रखना शुरू किया। साथ साथ चुमती जाती और फिर रोती जाती और फिर एक गठरी बना ली। इससे पहले कि वो उठती मैं फौरन वापस लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि दीदी जहाँ जाती उसने वो गठरी उठाई और बाहर झाँका जहाँ जब चारपाई बिछाकर सो रही थी। धीरे से बाहर जाकर दीदी ने वो गठरी जमीन पर रखी और उस पर मिट्टी का तेल डाला। इससे पहले कि वो सारे सामान को आग लगाती मैं फौरन आगे बढ़ी और उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर दीदी की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मैंने वो गठरी उठाई और दीदी को साथ लेकर अंदर आई और उसे चारपाई पर बिठाया और पानी का ग्लास थमाया। दीदी अब सर झुकाए बैठी थी, जैसे उसका कोई राज पकड़ा गया। मैंने उठकर एक बार फिर बाहर देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर जब तसल्ली हो गई कि सब सो चुके हैं तो मैंने अपनी बहन से वह सवाल किया जो काफी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने उससे पूछ लिया कि मुझे कुछ दिनों से तुम अजीब सी लग रही हो, कभी एकदम रोना और कभी एकदम खामोश हो जाना, और आप पहले वो सब चीजें देखना, उन्हें चूमना, रोना और फिर आग लगाने के लिए ले जाना।
मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। मैंने उससे ये भी कहा था कि मुझे आपका ऐसा यह सब करना शक लग रहा है। कुछ साल पहले आपका जिया के साथ रवैया कुछ और था और आप उसके लिए इतना रोना धोना क्यों? दीदी क्यों? मेरे इस बात पर दीदी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, वो तो सब ऐसे ही बस हुआ, ये मेरे दिमाग का फितूर है। मगर मुझे उसके बाद में बिल्कुल सच्चाई नहीं मालूम लगी और मैंने बात को एक बार फिर से दोहराई थी, लेकिन वो फिर मना कर गई। मैंने उससे काफी कुछ कहा था कि वो शायद इस बच्ची की सफेद रंग की वजह से उसे कुछ नहीं कहती, जबकि बाकी काले बच्चों को उनकी जरा सी गलती पर ही इतना डांटा करती। तो ये मतलब हुआ कि वो बाकी औलाद से प्यार नहीं करती या फिर शायद अपनी ही बेटी की खूबसूरती से जलती है, इसलिए वो ये सब कर रही थी। इस इल्जाम पर उसकी आंखें भीग गई थी और फिर उसने मेरे सामने सच के पर्दे खोलने शुरू किए और वो राज बताया जो आज तक दुनिया से छुपाई हुई थी। उसने कहना शुरू किया था और मेरा मुंह उसकी बात पर खुलता चला गया। 18 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी और उन दिनों हम लोग बड़ी हवेली वाले के लिए काम किया करते थे। तभी मालकिन के घर भी औलाद होने वाली थी। पहला बेटा तब 4 साल का था जिसका नाम बाबर था। मुझे याद है एक बार बाबर ने मालकिन से कहा था कि मुझे बहन चाहिए। उसका अंदाज इतना प्यारा था कि मुझे सुनकर उस बच्चे पर प्यार आया, लेकिन मालकिन ने यह सुनकर रोने लगी और बड़ी देर तक रोती रही। मैं सोचने लगी कि क्या बड़े लोगों को भी अपने बच्चों के नसीबों से डर लगता है या उन्हें भी शायद बेटी नहीं चाहिए थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे और फिर एक रात मुझे दर्द उठा और उस रात मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसी रात मालकिन के घर भी एक बच्ची का जन्म हुआ। हर तरफ मुबारकबाद का शोर था, लेकिन मालिक और मालकिन के चेहरे पर मुझे परेशानी दिखाई दिए और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्यों। हम लोग गरीब होकर बेटी की पैदाइश पर खुश हैं, फिर ये लोग इतने दौलतमंद वाले हैं और वही पहली बेटी है, तो फिर ये परेशानी क्यों? मैं दिल में मालकिन से बात करने का इरादा रखते हुए सो गई थी और 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया। मैं थोड़ी सी हैरान हुई, मगर अपनी बच्ची उठाए वहाँ चले गए। मैं यहाँ काफी साल काम कर रही थी, लेकिन कभी मालकिन के कमरे में नहीं आई थी। आज वहाँ कदम रखा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। क्या ऐसे कमरे तो राजा महाराजा के घरों में होते होंगे? जैसे वहाँ थी तभी मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी जहाँ सोने चांदी पड़े हुए थे, जैसे किसी शाही सल्तनत का खजाना था। मैं वो देखकर काफी सुलझी और जरा सी आवाज पर खड़ी हो गई कि कहीं उनमें किसी के चोरी होने का इल्जाम ही मुझ पर ना लग जाए। लेकिन फिर भी मेरी आंखें अभी भी उस सोने के ढेर पर थी जिसके रोशनी से मेरी आंखें चमक रही थी। तभी मालकिन आगे बढ़ी और मुझे बैठने को कहा। मैं ठहरी कमी वही जमीन पर बैठ गई, लेकिन मालकिन ने मुझे कंधे से थामा और बिस्तर पर बिठाया और कहना शुरू किया कि नेहा, तुम मुझे अपनी औलाद दे दो, तुम अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दो। भगवान की किस्मत कभी तुम्हें उसकी तरफ से मुश्किल नहीं होगी। और मेरी तो कान ही उसकी बात सुनकर सुन हो गई थी और हवास कोई जब मेरी नजर अपनी बच्ची पर पड़ी जो उस वक्त अपना अंगूठा चूस रही थी। मैंने घबराते हुए कहा था कि मालकिन, आपकी तो खुद एक बच्ची है, फिर मेरी इस काली कलूटी बच्ची की चाहत आपको क्यों होने लगी? मेरी इस बात पर मालकिन फुट फुट कर रोने लगी थी। मैंने इसके दुखती रग पर हाथ रख दिया और रोते रोते कही कि नेहा, मजबूरियां किसी इंसान को नहीं देखती, ये बदले नहीं जानते कि बेटियां कैसे पाली जाती हैं। मालकिन की इस बात पर मुझे उसकी आंखों में करप नजर आया और मेरा दिल नरम हो गया। नेहा, मुझसे मेरी बेटी लेकर अपनी बेटी मुझे दे दो, मालकिन ने एक बार गिड़गिड़ा कर कहा था। आपकी बार में कुछ कहती उससे पहले वो मेरी कदमों में गिर गई थी और मेरे पाँव पकड़ लिया और मैं इतने बड़े महल की मालकिन को अपना कदमों में गिरे देखकर तंग रह गई और फौरन उसे उठाया और ऊपर बिठाया। उसे कैसे दिलासा देती मुझे नहीं मालूम था। उसने कहना शुरू किया, नेहा, मैं तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे खानदान से करवाऊंगी कि तुम्हारा सारा खानदान नाम करेगा, तुम्हारे सारे लड़कों को बाहर भिजवा देंगे, ये सब जेवर भी तुम रख लो, तू बस मेरी बेटी के साथ अपनी बेटी बदल लो। मालकिन की तान फिर वहां आकर टूटी थी। मैंने मालकिन से एक बार फिर वजह पूछी थी कि आखिर मैं कैसे अपनी बेटी बिना वजह जाने बदल लूं, मेरा पति कैसे मानेगा?
मेरी मजबूरी सुनकर उसने मुझे बताना शुरू किया। उसकी आवाज में एक दर्द था जब उसने अपनी बात बताना शुरू किया कि नेहा, पगड़ियों के जुल्म दुनिया में सिर्फ बेटियां ही तो चुकाती हैं। मेरी ये नन्ही जान भी एक ऐसे ही जुर्म की भेंट चढ़ने वाली है। एक रात मालिक और मालकिन किसी शादी से वापस आ रहे थे। मौसम काफी खराब था और हर तरफ धुआं ही धुआं था। एक हाथ को हाथ दिखाए नहीं देता था। इस अंधेरे में पता नहीं कैसे एक लड़की हमारी गाड़ी के आगे आ गई। वो इस गांव के चौधरी की लड़की थी। न जाने इतनी रात को वहां क्यों आई थी। वो लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत भी थी कि जैसे कोई परी हो। चौधरी ने हमें जज के सामने पेश किया था। वह लोग अपनी बेटी के कत्ल माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो कि ये जानबूझकर नहीं हुआ था, इसलिए फांसी के बजाय एक अनोखी सजा सुनाई थी। वो कि जब हमारी बेटियां 18 साल से बड़ी हो जाएगी तो उनमें से सबसे खूबसूरत बेटी को बलि के तौर पर इस खानदान को दे दिया जाएगा। वो लोग इस लड़की से अपनी किसी भी लड़के की शादी करके ले जाएंगे। आगे वो लोग जो भी करे वो उनकी मर्जी होगी, लेकिन बेटी वैसे ही हसीन होनी चाहिए। बदसूरत औलाद या पैसा वो लोग नहीं लेंगे और हमारे सिर्फ यही एक बेटी है जो कि अभी से ही बहुत खूबसूरत है। तुम देख तो चुकी हो। ये कहती हुए उसने अपने बच्चे मेरे सामने की थी और जैसे कोई चांद का टुकड़ा था। तो मतलब इससे ही बलि में जाना था। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा था और फौरन मैं समझ गई थी कि मालकिन क्यों सिर्फ मेरी ही औलाद मांग रही है। मेरी बेटी का रंग भी काला था जैसा बाकी बच्चों का था। दूसरा, इसके नक्शा भी बहुत आम से थे। मेरे सामने वो सब सामान भी आई थी जो मालकिन ने मुझे देने का वादा किया था। मेरे बेटे और बेटी की जिंदगी सब मेरे सामने घूम गई थी और मैंने बेटियां बदलने पर राजी हो गई, जिस पर मालकिन का चेहरा ऐसा खिला था जैसे किसी ने उसे जिंदगी का परवाना थमा दिया हो। मालकिन ने कई जेवर मेरी झोली में डाल दी थी और वही अपनी औलाद मेरी झोली में डाल दी और मालकिन ने बच्चा पकड़कर उसे चुटाचट चुमा था और मैं तो उस बच्ची को देखकर चुम भी ना सकी कि वो इतनी नाजुक गुड़िया जैसी थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि मैं अक्सर इस बच्ची को मिलने आया करूं और इस तरह वो भी अपनी औलाद को देख लिया करेंगे, लेकिन हम कभी बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि ये कौन है। जब दोनों बच्चियां बड़ी हो जाएगी और इनकी शादी हो जाएगी तब हकीकत बताएंगे। मालकिन ने इस बात से भला मुझे क्या तकलीफ हो सकती है। मैंने भी फौरन हाँ कर दी और अपने पति को भी जैसे तैसे करके मना लिया। वो भी राजी हो गई थी। इसी तरह एक शहजादी हम गरीबों की कुटिया में पलने लगी थी और हमारी बेटी वहाँ महलों में जिंदगी जी रही थी। मैं अक्सर वहाँ जाकर उसे देखती और उसकी कई फोटो और छोटे छोटे कपड़े और खिलौने छुपा कर ले आती। उन्हें देखकर मुझे लगता मेरी औलाद यही है। जिया को भी अक्सर वहाँ लेकर जाया करती थी। वो वहाँ जाकर अपने भाई के साथ खेलती रहती और मैं भी खेलने देती, क्योंकि मुझे लगता था कि खून का असर है, दोनों में अनसीयत होगी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए कि हमारी बच्चियां बड़ी होती गई और जिया और नित्या दोनों 18 साल की हो चुकी थी कि दूसरी हवेली वाले ने वही काम किया और नित्या को देखने वहां आए थे। और फिर वही हुआ जिसके बारे में मालकिन ने कहा था। वो लोग नित्या को लेकर नहीं गए थे। उन्हें खूबसूरत लड़की बलि में चाहिए थी, कोई काली कलूटी नहीं। मगर वो लोग एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेकर गए। मैं भी इस बात पर हैरान थी, लेकिन इस बात का जवाब 3 दिन बाद हम सबको मिल गया, जब नित्या अपने कमरे में मुर्दा पाई गई थी। वो लोग खून का बदला खून में ले चुके थे। बेटी बदसूरत थी तो क्या हुआ, बेटी तो थी। उन दिनों मालकिन भी खूब रो रही थी। आखिर उसने नित्या को पाला था और मैं भी अपने दुख में रो रही थी कि कभी अपनी बेटी को अच्छे से गले भी ना लगा पाई। कुछ दिन गुजर गए थे कि एक और भूचाल आया था। जिया ने मुझसे और पापा से हवेली के वारिस से शादी करने के लिए कहा था। इस पर हम दोनों ने फौरन इनकार कर दिया। आखिर कैसे हम दोनों उसकी शादी उसके सगे भाई से करवा देते, ये तो पाप था ना। हम दोनों बहुत परेशान थे कि आखिर इस मसले से कैसे गुजरे। अभी हम इसी सोच विचार में थे कि जिया घर से भाग गई। हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। इस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए हमने अपनी बेटी गंवाई थी और ये हमारा मुंह काला करके चली गई।
जब वह अपने पति के साथ आई तो मैं यह कैसे देख लेती कि वह अपने ही भाई की पत्नी है। दीदी मुझे सारी बात बता चुकी थी और अब वो फुट फुट कर रो रही थी और मैं तो हैरानी से सब सुन रही थी कि हमें कभी भी कुछ पता नहीं चला। दीदी के दर्द और उनके गम का अंदाजा करती मेरी आंखों से कई आंसू निकल गए थे और मैंने दीदी को गले लगाया। अगले दिन सुबह सुबह दीदी और भाई हवेली जाने के लिए तैयार हुए। उन दिनों ने सोच लिया था कि अब कुछ भी नहीं छुपाएंगे और जिया को सारी हकीकत बता देंगे। मैं भी उनके साथ थी। आज वहाँ हवेली पहुंचे तो सामने ही मालकिन नजर आ गई, जो मालिक को चाय दे रही थी। आज दीदी का सर झुका हुआ नहीं था, दोनों के सामने कुर्सी पर बैठी थी और मालकिन से कहा कि उसने अपनी बेटी तो बचा ली, लेकिन एक पाप कर बैठी है। इस बात पर मालकिन ने अचंभे से मेरी दीदी को देखा था और पूछा कि क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। उस पर मेरी दीदी ने उन्हें बताया कि जिया ने भागकर आपके बेटे से शादी कर ली है। आखिर सगे बहन भाई कैसे शादी कर सकते हैं। यह कहते दीदी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन ये सुनकर आवाज से लगाई थी कि जिया और बेटे यहाँ आए और फिर मालकिन ने कहना शुरू किया था और एक और हकीकत सामने आई थी। लड़का हमारा बेटा नहीं है, वो तो मेरे देवर का बेटा था जिसका मृत्यु एक हादसे में हो गया था। उसकी पत्नी भी तभी चल बसी थी और तब से मैंने उसको पाला था। ये हमारा सगा बेटा नहीं है और हमें इनका विवाह भी पता है। मालकिन की बात सुनकर दीदी का रंग अजीब सा पड़ गया था। उन्हें बाकी की हकीकत तो बताई भी नहीं गई थी। सारी जिल्लत इन गरीब लोगों के हिस्से में आती है। मालकिन आज फिर मेरी दीदी के कदमों को छुआ था और मगर अब मेरी दीदी वहां से उठी आई थी और मेरा सारा रास्ता यही सोच रही थी कि क्या सारी कुर्बानी गरीबों के लिए ही लिखी है। मेरी दीदी ने सारी उम्र जिल्लत भी देखी है और अपनी बेटी भी खो दी थी। क्या गरीबों का खुशियों पर कोई हक नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।